आप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कूलाम का नियम, जो कक्षा 12 के फर्स्ट पेपर में है। खंड क में स्थिर वैद्युत यूनिट का नाम है, उसे पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम जानने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में हम जानेंगे। कूलाम का नियम कब लागू होता है, कूलाम का नियम किसके लिए सत्य है, और कूलाम का नियम की खोज क्यों आवश्यकता पड़ी कूलाम के नियम का। तो देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि जो समान आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ से यह पता चल रहा है कि वहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है, तो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे वैद्युत बल कहते हैं। तो समान आवेशों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल एवं असमान आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। असमान का मतलब एक धन आवेश एक ऋण आवेश, समान आवेश का मतलब दोनों धन हों या तो दोनों ऋण हों। तो समान आवेशों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल एवं असमान आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो सन 1785 ईस्वी में कूलाम साहब ने ये नियम दिया था। कूलाम का नियम जो है इन्हीं के नाम पे दिया गया। इन्होंने बताया क्या कूलाम का नियम पहले होता क्या, ये तो जान जाए, तो फिर इसके बाद ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाएगा। कूलाम का नियम जो है 1785 में इसकी खोज कूलाम साहब ने की थी। इस नियम के अनुसार, मतलब कूलाम के नियम से हम बस इतना पता कर पाते हैं कि दो स्थिर आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कितना होता है। ठीक, कूलाम के नियम से हम क्या करते हैं, कूलाम के नियम की सहायता से हमें इतना पता चलता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कितना होता है। अब कूलाम का नियम कहाँ लगता है, तो सबसे खास बात, अभी इसको हम लिखवा भी देंगे, हेडिंग डलवा के लिखवा देंगे, लेकिन यहाँ सुन लीजिए कि कूलाम का नियम हमेशा स्थिर आवेश के लिए सत्य है। अच्छा, ऐसा क्यों कि स्थिर आवेश के लिए सत्य है? क्यों ऐसा? क्योंकि यदि आवेश गतिमान होंगे तो वहाँ पर वैद्युत बल के अतिरिक्त चुंबकीय बल भी लगता है, और कूलाम का नियम वैद्युत बल निकालने के लिए है, न तो चुंबकीय बल के लिए है। इसलिए जो कूलाम का नियम है वह स्थिर आवेश के लिए सत्य है, गतिमान आवेश के लिए कभी सत्य नहीं होगा। कूलाम का नियम स्थिर आवेश के लिए सत्य है, और जो है कि यह गतिमान आवेश के लिए बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल भी कार्य करता है। तो कूलाम का नियम है क्या, आप इसको जान ही गए हैं कि कूलाम का नियम की सहायता से हम इतना पता कर पाते हैं कि कोई जो है कि दो आवेशों के बीच कितना वैद्युत आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान होता है। तब ये होता क्या है, मान लेते हैं, देखिए यह दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ पर Q1 है और एक आवेश यहाँ पर Q2 है। इनके बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं स्मॉल r है। ठीक, तो कूलाम ने बताया इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या नियम बताए हैं कि दो असमान आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल एवं समान आवेशों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। यह वैद्युत प्रतिकर्षण आकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अच्छा, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक राशि बढ़ेगी तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी राशि भी बढ़ती जाती है। जैसे यदि आवेश का मान बढ़ाते जाएंगे 5 कूलाम, 6 कूलाम, 7 कूलाम, 10 कूलाम, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा इनके बीच वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान भी बढ़ेगा। अब व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बट्टे में लिखे, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है
कि एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घटेगी। ठीक, जैसे इनके बीच की दूरी हम बढ़ाते जाएं तो जो वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान है वो घटता जाएगा। और यदि वैद्युत प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब इनके बीच की दूरी घट रही होगी या कम होगी। तो अब यदि दोनों बातों को मिला दें, दोनों बातों को मिलाने पर तो क्या आ जाएगा, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। चूँकि यह तो फार्मूला है नहीं, यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, तो इस चिन्ह को हटाएंगे तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी एक चिन्ह हटता है, बराबर चिन्ह लगता है, तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आके लगता है और हमेशा आपको इसका नाम बताया जाता है और यह नाम आपको हमेशा याद कर लेना है। तो देखिए जब यहाँ बराबर चिन्ह आएगा तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁻9। अब सर 4 पाई के बारे में तो पता है, 4 हमारा अंक है, पाई हमारा 22/7 होता है, लेकिन एप्सिलॉन 0 क्या है, तो देखिए इधर लिख दे रहे हैं। एप्सिलॉन 0 को हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, तो अब जान गए यहाँ पर कांस्टेंट आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान 9 × 10⁻9 है। इसको आपको हमेशा याद करना है और याद रखना भी है। और एप्सिलॉन 0 को हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए यदि इस फार्मूले को अब इसका मान यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, F बराबर 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, इसका मात्रक कितना होता है। तो देखिए इसमें लिखना कैसे है, आप लोग बात सुन लीजिए ध्यान से। केवल हम यही लिखना एक लाइन कैसे है, इस नियम के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा दो समान आवेशों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल एवं असमान आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। यह वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, देखिए अब यहाँ आ जाएंगे, इतना बात लिखने के बाद अनुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतना लाइन लिख देंगे, फिर वहाँ से अर्थात वाली पूरी लाइन एज टू एज लिख लेना है। इसके बाद कुछ नहीं काटना है, बस ऊपर एक लाइन लिखना है कि वही कि इस नियम के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा दो समान आवेशों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल एवं असमान आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। यह प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इसके बाद अर्थात करके पूरी लाइन नोट कर लेंगे। फिर अगली हमारी हेडिंग रहेगी एप्सिलॉन 0 का मात्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक कितना होता है, बहुत बार पूछा गया है। एप्सिलॉन 0 का मात्रक और एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। तो देखिए यहाँ तक हो गया हो ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम मिटार के आगे लिख रहे हैं। देखिए जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक सुनने से कुछ होने वाला है नहीं। लिख के जब आप इसको समझेंगे कापी पे तब मिला पाएंगे नहीं कहाँ कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे सुनने से आपको थोड़ा दिक्कत होगी। तो देखिए अगली हमारी हेडिंग रहेगी एप्सिलॉन 0 का मात्रक। ठीक, तो हम ही पढ़े हैं F बराबर कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, हमको एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालना है, तो इसको छोड़कर बच्चा सबको बराबर को उस पट्टी भेज देंगे। तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए R इधर आएंगे तो F गुणे R स्क्वायर अपान Q1 Q2। चूँकि हमको एप्सिलॉन 0 का निकालना है, यह 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसको उलट देंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए चूँकि 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो मात्रक होगा नहीं, मतलब इधर एप्सिलॉन 0 ही बचा है, जो इधर का मात्रक होगा वही एप्सिलॉन 0 का मात्रक होगा। तो देखिए कूलाम ये आवेश है, 2 आवेश हैं तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो इसका जब मात्रक लिखेंगे तो कूलाम, एक और आवेश है तो कूलाम गुणे कूलाम बटे बल का मात्रक कितना होता है हम लोग जानते हैं न्यूटन, और यह क्या है इनके बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर घाते 2। यदि हम इसको अच्छे से लिखना चाहें तो यह हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि इसको हम सिंबल में लिखना चाहें तो कूलाम को हम सी से दिखाते हैं, सी का स्क्वायर यानी कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखिए सिंबल में हो गया, थोड़ा सा जो है कि बार बार इतना बड़ा लिखने से क्या है, इसे कूलाम को लिख दें सी और न्यूटन को एन और मीटर को एम, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के परीक्षा में देता है, ऐसे रहेगा इनमें से एप्सिलॉन 0 का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसको नीचे कर देगा, इसको ऊपर कर देगा, या तो फिर कर देगा न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बस आपको दिमाग में रखना है कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, नहीं तो फार्मूला याद रहेगा तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, निकालना बता दिया गया है। अब इतना तक हो गया होगा तो हम आगे अगली हेडिंग रहेगी एप्सिलॉन 0 का मान कैसे निकालते हैं और कितना होता है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। तो अगली हमारी हेडिंग रहेगी एप्सिलॉन 0 का मान। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 का मान। तो देखिए अभी हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 9 गुणे 10 घाते 9, या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है। ठीक है, तो यह एप्सिलॉन 0 4 का मान होता है, तो चूँकि यह क्या है हमको निकालना है एप्सिलॉन 0 का मान, इसको जो है कि उलट देंगे, यहाँ बटे 1 है, ठीक, इसको उलट दें तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा 1/9 गुणे 10 घाते 9। ठीक, 10 घाते 9 ऊपर चला जाएगा, इधर 4 पाई को इधर भेज दें तो एप्सिलॉन 0 बराबर ऊपर जाएगा, यह हो जाएगा 1/9 गुणे इधर आएगा 4 गुणे पाई, ऊपर जाएगा तो गुणे 10 घाते -9, इन 9 चौक के 36 गुणे ये आएगा 3.14 पाई का मान होता है गुणे 10 घाते -9। अब देखिए 100 से नीचे ऊपर गुणा कर दें, दशमलव हट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 100/36 गुणे 314 गुणे 10 घाते -9। जब इसको हम लोग हल करते हैं तो यह नियर अबाउट आता है 0.00885 गुणे 10 घाते -9। चूँकि दशमलव जो भी लगता है हमेशा एक अंक के बाद लगता है, तो दशमलव को उधर ले जाएंगे, जब दशमलव जितना अंक उधर जाता है उतना अंक माइनस में ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम 3 अंक ले 1 2 3 ले जा रहे हैं, 8.85 गुणे 10 घाते, चूँकि 3 अंक ले गए हैं 3 इसमें ऐड होगा -12 गुणे 10 घाते -12। ठीक, तो देखिए अब क्या है, इसका मात्रक कितना होता है, एप्सिलॉन 0 भी बताए थे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है, हमने मात्रक लिख दिया है। ठीक है, देखिए दशमलव अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि कैमरा दूर है तो आपको दिखेगा नहीं अच्छे से। 8.85 बोल दे रहे हैं, 8.85, एक दशमलव देखिए यहाँ पर है, 3 अंक ले जाएंगे तो उधर 3 अंक ऐड हुआ है। ठीक, 8.85 गुणे 10 घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह एप्सिलॉन 0 का मान हो गया, इसको आपको हमेशा याद रखना है, कभी कभी परीक्षा में देता नहीं है, सवाल में जरूरी नहीं कि एप्सिलॉन 0 का मान दे, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा 12 में फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये आपको याद होना चाहिए। और एक बात और, एप्सिलॉन 0 का मात्रक, एप्सिलॉन 0 का मान। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो है कि कूलाम का नियम के जो है कि संबंधित इम्पॉर्टेंट कथन क्या है। तो कूलाम के नियम से इम्पॉर्टेंट संबंधित नियम एक बार सुन लीजिए, अगली हेडिंग हम लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, हम बोल देंगे, आराम आराम से बोलेंगे, एक बार आप सुन लीजिए, क्योंकि लिखने में तो बहुत समय चला जाएगा, वीडियो लंबा भी नहीं बनाना है। तो अगली हेडिंग लिख दे रहे हैं, हेडिंग यही रहेगा, कूलाम
कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब सवाल लगाएंगे न्यूमेरिकल तो ये बातें वहाँ पे बहुत काम करेगा कि कूलाम का नियम कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। तो पहला है कूलाम का नियम से संबंधित क्या महत्वपूर्ण कथन है। पहला कथन ध्यान से सुनिएगा, इसको एक बार दो बार प्ले करके देख के लिख भी लीजिएगा आप, क्योंकि लिखने में तो बहुत समय चला जाएगा। तो पहला क्या है कथन कि यह नियम, कूलाम का नियम हमेशा और हमेशा स्थिर आवेश के लिए सत्य है, गतिमान आवेश के लिए कभी सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल भी कार्य करता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं वैद्युत बल। कूलाम का नियम वैद्युत बल के लिए सत्य है, चुंबकीय बल के लिए सत्य नहीं है, इसलिए आवेश हमेशा स्थिर होना चाहिए। दूसरी बात, कूलाम का जो नियम है वह गति का तृतीय नियम को फॉलो करता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया को नियम को फॉलो करता है। ठीक, इसको लेंगे। तीसरा क्या है कि कूलाम का नियम वर्ग व्युत्क्रम के नियम को फॉलो करता है। जैसे देखिए आया था ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। देखिए ये है ना वर्ग, अब बटे है व्युत्क्रम था, तो यही इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम जो है वर्ग का नियम। तो कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करता है, यानी अनुसरण करता है या पालन करता है। फिर अगला पॉइंट है कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जितना महत्व उसमें रखता था, गुरुत्वाकर्षण में यानी गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम का जो महत्व था, वही स्थिर वैद्युत में कूलाम के नियम का महत्व है। इसको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ध्यान से सुन लीजिए कैसे लिखना है कि जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व है, ठीक उतना ही स्थिर वैद्युत में कूलाम के नियम का महत्व है। एक खास बात और, जो वैद्युत बल है वह गुरुत्वीय बल से काफ़ी प्रबल है, यानी बहुत अधिक शक्तिशाली है। तो कूलाम के नियम संबंधित ये 4 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला बात वही बता दें, फिर सुन लीजिए। कूलाम का नियम हमेशा स्थिर आवेश के लिए सत्य है। दूसरा, कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तीसरा, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कूलाम के नियम का स्थिर वैद्युत में वही महत्व है जितना गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व है। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना न भूलें। आज के लिए इतना ही।